तुम सबके स्कूल में हो गया ना मैट्रिसेस? यस मैम। ठीक है। देखो क्या है मैट्रिसेस का सिंपल मीनिंग, अगर हम देखें तो क्या एक अरेंजमेंट है, ठीक है। लिखने का तरीका है रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। अरे का मतलब क्या है यहाँ पे? अरेंजमेंट, ठीक है। नंबर्स को अरेंज किया गया है किस तरीके से? रोज और कॉलम की फॉर्मेट में, ठीक है। और उनको क्या कर दिया? एक ब्रैकेट में डाल दिया, जिसको क्या बोलते हो तुम? स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हो तुम लोग? रोज बोलते हो। और जो ये वर्टिकल है इसको क्या बोलते हो? कॉलम। 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 ठीक है, कितने भी नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। ये क्या है? एक जनरली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अब इसको भी, ये तो चलो हमने एग्जाम्पल लेके कर लिया। अगर कोई वैसे जनरल बोलना चाहे भाई एक जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है मैट्रिक्स की, तो वो ये है। अब ये सारे आपके कॉलम्स हैं, ये रोज हैं, ये पहला एलिमेंट जो है आपका, पहली बात तो ये जितने भी अंदर लिखे हुए हैं नंबर्स, इनको क्या बोलते हो तुम लोग? एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो पीछे वाला एग्जांपल था उसमें एलिमेंट्स कितने थे? 6। और ऑर्डर क्या होता है? यहीं पर ऑर्डर भी देख लो। कोई तुमसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आप एक और नाम भी जानते हो क्या? साइज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको कैसे लिखते हो? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। हाँ, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जैसे यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3, और कॉलम्स कितने हैं? 2। तो 3 क्रॉस 2 या 3/2 भी बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करके मत लिख देना 3 2 6, ऐसा कुछ नहीं है। 3 क्रॉस 2 बस ऐसे ही बोलना। कोई ऑर्डर पूछे तो 3 क्रॉस 2 है इसका, जिसमें 3 आपकी नंबर ऑफ रोज है और 2 आपका क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, भाई ये इसका मतलब क्या है? A11 का मतलब क्या है? ये पहली रो का एलिमेंट है, और कॉलम भी कौन सा है आपका? फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब क्या है? पहली रो है, कॉलम कौन सा है तुम्हारा? सेकंड, ठीक है। सिमिलरली AM2 का मतलब क्या है? M आपकी क्या है? रो, और सेकंड आपका क्या है? कॉलम, ठीक है। तो ये लिखना आता है ना तुम सबको? यस मैम। यस ठीक है, मैम। ये काम आता है। क्यों काम आएगा? ये क्वेश्चन कराऊंगी अभी, उसमें तुम्हें ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ऑर्डर क्या है तुम्हारा? M×N। M×N, ठीक है। अब जैसे इसमें ऑर्डर पूछा हुआ है, इसमें ऑर्डर क्या है आपका? 3 क्रॉस 2। इसमें ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। इसमें ऑर्डर क्या है? 2×3। 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3, ठीक है। जनरली आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हो? कैपिटल अल्फाबेट से करते हो। जैसे देखो तुम देख रहे होगे जो भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है इन्होंने कैपिटल से लिखा हो, जरूरी नहीं ए ही लिखो, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, बट कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने क्या लिखा हुआ है? कैपिटल ए इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया इन्होंने? स्क्वायर ब्रैकेट में AIJ डाल दिया। AIJ का मतलब क्या है? ये तुम आई और जे की वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हारे ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एक इसको भी छोटा बना दिया, और ये भी जनरल फॉर्म ही है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम्हें यूजुअली लिखा मिल जाएगा, मान लो यहाँ इसने लिख दिया 3 क्रॉस 3, ठीक है। यहाँ इसने लिख दिया 2 क्रॉस 3, तो ये नीचे इसका ऑर्डर मेंशन कर रखा है। क्लियर है? यस मैम। चलो ये इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब वो जो आप लिखने का तरीका देख रहे थे वो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें एक मैट्रिक्स अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करना है। 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो रोज कितनी होंगी इस मैट्रिक्स में? 2। कॉलम्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स में? 3। तो मतलब तुम्हें इतना तो पता चल गया, एक मैट्रिक्स ए है जो कुछ इस टाइप का है, रोज है आपकी 2 और कॉलम्स 3, मतलब ऐसा ही कुछ होगा। ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13, ये 2 1 2 2 और 2 3। तो निकालो, चलो मैट्रिक्स बताओ क्या आएगा। मैम 1 0 -1 and 3 2 1। 1 0 -1 एंड 3 2 1 कैसे निकाला? देखो मान लो मेरे को पहला एलिमेंट निकालना है A11, यहाँ I की वैल्यू क्या है? 1, J की वैल्यू भी क्या है? 1। तो कंडीशन यूज कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 2 - 1 मतलब 1। A12 क्या हो जाएगा? I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो 2 - 2 0। 0। और A13 क्या हो जाएगा? I की वैल्यू 1 1। है, J की वैल्यू 3 है, तो -1 हो गया। -1 -1।
A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो 4 - 1 3, 3, A22 क्या हो जाएगा 4 - 2 2, और ऐसे ही A23 आपका क्या हो जाएगा 4 1. - 3 1। तो बस लिख दो इनको एलिमेंट्स को, 1 0 -1 3 2 1, ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है ना, क्वेश्चन इजी था। Yes, ma'am. ये बताओ I'm 8 cross 1, 1 cross 8, and Ma'am, 2 4 cross 4, orders. 4 cross 2. हाँ, आपको पता है, अच्छा पीछे जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे बता रहे थे यहाँ पर, कहाँ गया ये रहा, यहाँ पर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे को 6 बताए थे ना, तो आप वो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, कैसे नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, यहीं लिख भी लो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी आपसे पीछे यही पूछा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही पूछा हुआ है, मतलब उसने दिए हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसने दे दिए, तो मैं लिख सकती हूँ क्या, देखो अब आपको 8 बनाना है, 8 कैसे कैसे बना सकते हो, 8 क्रॉस 1 या मतलब मल्टीप्लाई 1, मतलब अगर एलिमेंट्स की बात करें तो, ऑर्डर की बात करें तो 8 क्रॉस 1। ठीक है, 1 क्रॉस 8 भी लिख सकते हो आप, या फिर 4 क्रॉस 2 भी लिख सकते हो, 2 क्रॉस 4, इसके अलावा आप कोई पेयर नहीं बना सकते। ठीक है, तो आंसर No, आपका ma'am. क्या हो जाएगा 4 पॉसिबल ऑर्डर्स है आपके पास। ठीक है, इसके बाद है आपका स्पेशल, मतलब स्पेशल तो नहीं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। पहला है आपका रो मैट्रिक्स। अभी यहां से तो तुम नाम से ही देख लेना, रो मैट्रिक्स है मतलब इसमें रो कितनी है तुम्हारी 1, कॉलम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉलम्स कितने ही हो सकते हैं, पर रो कितनी है 1। 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या है बेसिकली एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो 1 है, कॉलम्स कितने हैं इसमें 6 हैं, कॉलम्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉलम्स कितने ही हो सकते हैं, रो कितनी होनी चाहिए आपकी 1। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स भी तुम बता सकते हो, फिर कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कॉलम 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉलम एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये क्या आपका कॉलम मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, थोड़ा तुम्हें नाम से याद रखना। जिसमें 0 सारे एलिमेंट. हाँ, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो आपके जीरो हो, उसको क्या बोल दोगे नल मैट्रिक्स। अगर कोई एक भी एलिमेंट तुम्हें ऐसा मिल गया जो जीरो नहीं है, तो वो नल मैट्रिक्स आपका नहीं होगा। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए जीरो, इसको यूजुअली ना कैपिटल इससे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल इससे, मान लो आपको ये लिखा हुआ है 2 क्रॉस 3, इसका मतलब क्या है रोज 2 है और कॉलम 3 है. तो ये बेसिकली ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर बिल्कुल सीधी भाषा में बात करें तो जो चौड़ा चौड़ा लिखा मिले ना, कुछ खिंचा खिंचा सा, उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल देंगे। लेकिन अगर मैथमेटिकली आप बात करो, सपोज आपको ये लिखा हुआ है 1 5 6 4 2 3, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बड़े हैं, मतलब ज्यादा हैं नंबर ऑफ रोज से। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी। और अगर वैसे सिंपल देखना चाहो तो कुछ चौड़ा चौड़ा आपको लेटा लेटा सा दिखे, वो वाला मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। वर्टिकल में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे रोज 3 होगी, कॉलम्स 2 होगी, तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया एक। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे जितना भी पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट्स भी तुम पढ़ोगे आगे, तो वो सारा क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही बेस्ड होता है। क्लियर है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो जाएंगे आपकी, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। सपोज मैं 2 क्रॉस 2 का ले लेती हूँ, ठीक है, या फिर मैंने 3 क्रॉस 3 का ले लिया, तो नंबर ऑफ रोज आपकी क्या होनी चाहिए कॉलम्स के इक्वल। नंबर ठीक है, कॉलम के इक्वल. तो देखो लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ये 3 क्रॉस 3 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है, सेम सेम नंबर्स मिलेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज जब भी इक्वल होंगे कॉलम्स के। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिख सकते हो, 1 क्रॉस 1. स्मॉलेस्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स
एक एग्जांपल, मतलब मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख लो इसमें 3 की जगह। स्मॉलेस्ट ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1 ही है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज हमने जनरल जो हम लिखते हैं वो ले लिया हमने 3 क्रॉस 3 का, A31 A32 और A33। अब यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं, पहली बात तो ये क्या है, आपका डायगोनल है, और डायगोनल कहाँ डिफाइंड होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, ऐसा नहीं कि वो किसी और भी मैट्रिक्स में तुम बोल दो भाई हाँ ये इसका डायगोनल है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है डायगोनल, ठीक है। डायगोनल होता ये भी है, मतलब ऐसे अभी हम ये वाला डिस्कस करें, होता इधर वाला भी है, लेकिन ये वाला कौन सा होता है आपका, प्रिंसिपल डायगोनल, और हमें पूरे चैप्टर में इसी के साथ डील करना है, प्रिंसिपल डायगोनल, वो दूसरे वाला हमारे कोई काम का नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल या इसको लीडिंग डायगोनल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो इसके एलिमेंट्स है इसको क्या बोल देंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या हो गए आपके, A11 A22 A33, ठीक है, ये आपके क्या हो गए डायगोनल एलिमेंट्स, ये आपका हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, क्लियर है। अब एक टर्म आती है ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर ट्रेस ऑफ ए, सपोज ये ए से रिप्रेजेंट कर रखा है, ट्रेस ऑफ ए, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, ये क्या होता है, नहीं पता, हम शायद किसी एक एलिमेंट के को बोलते होंगे। नहीं देखो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, कोई भी तुम्हें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालने को बोले तो ये होता है आपका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, या फिर सम ऑफ एलिमेंट्स अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो अगर तुम्हें इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने को बोले तो कैसे निकालोगे, क्या हो जाएगा, 23। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 + 8 + 6, ठीक है, और इसी का ट्रेस निकालने को बोल दे तो यही हो गया 3, क्लियर है, ट्रेस क्लियर है ना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अच्छा डायगोनल कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपको, तो उसको जनरली ना ये ऐसे भी लिख देते हैं, चलो वो आगे बताऊंगी जब डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाऊंगी, अभी के लिए रहने दो। अभी देखो स्क्वायर मैट्रिक्स आपने पढ़ लिया, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या है फर्दर टाइप्स हैं। उससे पहले ये एक पॉइंट और देख लो, इसने क्या बोला, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर ऑफ एलिमेंट्स aij एंड aji आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट्स। क्या मतलब है इस बात का, aij और aji, अब तुम्हें मैट्रिक्स में दिख रहा है क्या कौन से हैं ये, भाई ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या है, कंजुगेट एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कंजुगेट एलिमेंट्स, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कंजुगेट एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को कंजुगेट एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट वही है, डायगोनल एलिमेंट्स का कोई कॉन्जुगेट नहीं होगा, नहीं वो मतलब आप अपने आप में ही हो गया, उल्टा वही हो गया ना, A11 इसका उल्टा कर दो 1111 ही आएगा, ठीक है। ओके मैम। द एलिमेंट्स A11 A22 A33 अप टू AN आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, मैंने तुम्हें बता दिया, और ये जो डायगोनल होता है उसको क्या बोलते हो, प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल, ठीक है। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट्स अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल, और नोटेशन क्या है इसकी, TR, और जो भी ये मैट्रिक्स दे रखा है उसको इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तुमने पढ़ लिया क्या, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे इसमें, ये फर्दर आगे डिवाइडेड है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है। तो मतलब तुम्हें इतना तो क्लियर हो गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वही होगा जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही होगा, राइट। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जिक्र ही नहीं करोगे। सेम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो उसके आगे आप डायगोनल मैट्रिक्स का जिक्र ही नहीं करोगे, डायगोनल आएगा ही तभी जब क्या हो आपका मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आपके फर्दर 2 टाइप के हैं, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है आपका उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे 0 कर दो, प्रिंसिपल डायगोनल जो है, अब यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 कर दो। लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल जो है आपका उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स को क्या कर दो आप 0 कर दो। अब देखो कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि बच्चों को ये लगता है कि ये नीचे वाले 0 कर दिए ऊपर वाले 0 कर दिए, लेकिन ये बाकी बचे हुए नॉन 0 होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो कंडीशन है वो ये नीचे वाले 3 पे और ऊपर वाले 3 पे ही है, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं भी दिख गया नीचे वाले एलिमेंट 0 है प्रिंसिपल डायगोनल के, तो अपर ट्रायंगुलर बोल देना, चाहे
ये बचे हुए जीरो हो या ना हो, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बचे हुए जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, नॉन नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे वाले तीन, अगर मतलब तीन नहीं, अगर कोई बड़ा ऑर्डर का मिल गया तो नीचे वाले एलिमेंट्स अगर जीरो मिल गए तो वो अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा। सेम केस क्या है आपका लोअर ट्रायंगुलर के साथ, कि भाई आपको सिर्फ ऊपर वाले देखने हैं, डायगोनल के ऊपर वाले देखो जीरो है, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स जो बच गए ये जीरो हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये देखना ही है। क्लियर है? अब मान लो नल मैट्रिक्स कोई पूछ ले तुमसे, ठीक है, वो अपर ट्रायंगुलर भी हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऊपर वाले हम को इसका तो मतलब इसके एलिमेंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, कहाँ चलेगा प्रणब? मतलब इसमें एक्स 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 राइट एंगल जैसा ट्रायंगल जैसा ना लग ना रहा है ना, ना। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो तो एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है बस, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, ये तो एक्स एक्सेस इन्होंने इक्वली लिखे हुए हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि आप ऐसे मत सोचना कि सिर्फ ये वाले ही जीरो होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले। ठीक है, कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हाँ ये नीचे वाले जीरो, ऊपर वाले नॉन जीरो होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले भी आपके नॉन जीरो हो सकते हैं, बट अपर ट्रायंगुलर होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है ये इन्होंने मैथमेटिकल डेफिनेशन दे दी इसकी, कुछ भी नहीं है, बस लिखना था इनको मैथमेटिकली तो उन्होंने लिख दिया। इन्होंने क्या बोला है, अपर ट्रायंगुलर कब होगा, जब ऑल ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। तो आई ग्रेटर देन जे तुम्हें कहां दिख रहा है भाई, यहाँ आई जे से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, इधर बड़ा है और इधर बड़ा है, और कहीं बड़ा है क्या आई जे से? नहीं है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले ही हो गए। ठीक है, और यहां पर इसने क्या बोला है, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे। अब यहाँ लेस देन जे कौन से हो जाएंगे भाई, यहाँ पर आई जे से छोटा है, इधर जे से छोटा है, इधर भी जे से छोटा है। ठीक है, तो इस केस में आपके ऊपर वाले जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो बस मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, बात वही है। क्लियर है? हाँ। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि कंडीशन किस पे लगाई इन्होंने, डायगोनल एलिमेंट्स पे तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पर इन्होंने कंडीशन लगा दी कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपकी जीरो होने चाहिए। अब वही बात है, उसको छोड़कर जीरो होने चाहिए, ये तो कंडीशन है, वो तो आपको चेक करनी ही करनी है कि जीरो नहीं हुए तो डायगोनल नहीं होगा। लेकिन ये D1 D2 D3 है, ये जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, सारे ही जीरो हो गए तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन बीच वाले जीरो नहीं हुए, डायगोनल मतलब ये वाले नहीं हुए, बाकी सारे जीरो हुए तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर है? समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कंफ्यूजन कहाँ होती है तुम लोगों को कि भाई D1 D2 D3 आपके जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कंडीशन इन पे है, सिर्फ लीडिंग एलिमेंट्स वालों मतलब लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। लेकिन अगर उसने D1 D2 D3 भी जीरो दे दिया तो वो भी आपका क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? अब इसमें क्या बोला हुआ है कि अब ये मैथमेटिकली कंडीशन क्या बोली हुई है इसने, अभी आपने पीछे देखा था, देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 1 2 2 3 3 वाले, तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू जे है भाई, आई इज इक्वल्स टू जे है, I1 है, J1 है, I2 है, J2 है, I3 है, J3 है। तो इसने कंडीशन किस पे लगा दी भाई, ऑल ए आई जे जीरो होंगे कब, जब आई इज नॉट इक्वल्स टू जे होगा। तो देखो आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, ये है, ये है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बीच वाले तीनों को छोड़ के सब में आई क्या है आपका, इक्वल टू जे नहीं है, वो सारे क्या होंगे आपके, जीरो होंगे। क्लियर है? ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, अगर मान लो किसी ने तुम्हें ऐसे लिखा हुआ दे दिया, इसका मतलब क्या है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, D1 D2 D3 अप टू DN, ये बीच वाले डायगोनल एलिमेंट्स ही लिखे हुए हैं। मान लो वो ऐसे लिख दे, तो इसको वो दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकता है? ठीक है, अगर उसने ऐसा लिखा हुआ है ना, तो भी तुम समझ जाना कि वो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को लिख दो बीच में, तो समझ जाना वो डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या है, जीरो के इक्वल है। अब डायगोनल मैट्रिक्स भी आपका फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, किस किस में, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा पक्के से। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो स्केलर का हम जिक्र ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डायगोनल ही तभी बनता है जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और हमें
सब टाइप पढ़ रहे हैं किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। तो ये पॉसिबल तभी है जब आपका मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्केलर में क्या हो जाएगा कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके किसी स्केलर के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे भाई, ये डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, इक्वल की कोई कंडीशन हमने बोली नहीं थी, बट इन्होंने स्केलर में क्या बोल दिया कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। क्लियर है। Yes, ma'am. और यूनिट में क्या हो जाएगा, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे। इक्वल तो होंगे, बट यहाँ एक और कंडीशन क्या लगा दी इन्होंने कि 1 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और इसी यूनिट मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे I3 जो लिखा हो इसका मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स है आपका 3x3 ऑर्डर का है। I2 लिखा जाए तो तुम क्या बता दोगे उसको, मैट्रिक्स जो है वो एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होंगे उसके, और ऑर्डर क्या होगा उसका 2x2। ठीक है। चलो क्वेश्चन ट्राई करो। n होगा इसका आंसर। नहीं बेटा एन नहीं होगा, एन नहीं होगा। बना के देखो एक बार, पूरा मत बनाओ। अब तुम ऑर्डर एन दे रखा है इसने, मतलब एन क्रॉस एन का है इतना, तो तुम समझ गए एन रोज होंगे उसमें, एन कॉलम्स होंगे, ठीक है। तुम बना के देखो एक बार कितने जीरो क्रिएट कर पा रहे हो, जैसे एक तुम छोटा बनाते हो कोई, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, फर्स्ट रो में कोई एलिमेंट जीरो नहीं है, ठीक है। सेकंड रो में एक एलिमेंट जीरो आ गया, थर्ड रो में दो एलिमेंट जीरो आ रहे हैं, फोर्थ में तीन आएंगे, फिफ्थ में चार आएंगे, सेम चलते चलते एनथ रो में कितने आ जाएंगे, और फिर सारे जीरोस को ऐड करना है। कॉन्सेप्ट ये है। समझ में नहीं आया। देख रहे हो मैं कैसे जीरोस लिख रही हूँ, यस मैम। ठीक है। लास्ट वाली रो में क्या हो जाएगा, थोड़ा ऑब्जर्व कर लो ना, पहली रो में एक भी जीरो नहीं है, लास्ट में एक आ गया, फिर थर्ड में दो आ गए, तो लास्ट वाली में क्या होएगा, यहाँ n से भी देख लो, -1 0। यहाँ से भी देख लो, ये लास्ट रो है आपकी, तो यहाँ पे कितने नॉन जीरो एलिमेंट है, सिर्फ एक ही है, तो मतलब बेसिकली सिर्फ एक बचेगा लास्ट में, लास्ट रो में जाके जो नॉन जीरो होगा, बाकी सब आपका 0 0 0 हो जाएगा। समझ आया। ये एक छोटा पार्ट था, इससे मैं बड़े पार्ट पे आ गई। यहाँ से मैंने ऑब्जर्व किया भाई पहली रो में मेरा कोई जीरो नहीं है, ठीक है। पहली रो में तो आप जीरो कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो आपका प्रिंसिपल डायगोनल का ही एलिमेंट हो गया। अगर आप यही जीरो कर दोगे, नहीं वैसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ मिनिमम पूछा है ना, आप ज्यादा से ज्यादा वाला केस नहीं लेके चल रहे हो, कर सकते हो बट मिनिमम पूछा है, कम से कम, ठीक है। तो मैं नहीं कर सकती कम से कम वाले केस में। फिर मैंने क्या देखा, सेकंड रो में एक एलिमेंट जीरो तो होगा ही होगा पक्के से, क्योंकि वो लीडिंग डायगोनल के नीचे आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, इसलिए वो जीरो हो गया। फिर मैंने देखा थर्ड रो में एक और जीरो बढ़ गई, तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन देख के अपना ये एन वाला बना लिया, एन रो और एन कॉलम्स वाला, ठीक है। लास्ट वाले के लिए भी मैं यहाँ से देख सकती हूँ भाई, लास्ट रो में मैंने देखा है कि सारे जीरो हैं, एक आपका क्या है, नॉन जीरो, ठीक है। क्लियर है। तो अब अगर आपको जीरो कैलकुलेट करनी है टोटल कितनी होंगी, तो कर लो कैलकुलेट भाई। पहली रो में तो जीरो ही है, कोई जीरो तो है ही नहीं इसमें, इसमें कितनी है, एक जीरो है, दूसरी में कितनी है, दो जीरो है, तीसरी में तीन आ जाएंगी, चलते 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 लास्ट में कितनी है, n-1 जीरोस है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, ऐड कर दो इनको, 0 + 1 + 2 अप टू n-1, लगा दो फॉर्मूला। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n × n + 1/2, तो n की जगह मैं n-1 रख दूंगी तो क्या हो जाएगा,
कट गया आपका, ये होएगा n इंटू n माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएंगे आपकी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। अब ये तुमने n के लिए डिफाइन कर लिया ना, अब वो कोई क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, ठीक है, ऑर्डर 10 दे दे, ऑर्डर 9 दे दे, ऑर्डर 15 दे दे, तो कर लोगे ना, अब बस n की जगह तुम्हें पुट करनी है वो वैल्यू, कर लोगे। यस मैम। चलो ये ट्राई करो। अच्छा यहाँ पर रुको, मैं लिखती हूँ क्वेश्चन, वो ट्राई करना, पहले ये ट्राई करो एक बार। ये तो आई थिंक तुमने क्लास में किया भी होगा। D option. 512 ऑप्शन। बाकी बच्चों तुम्हारा भी आ रहा है क्या? Yes, ma'am. कैसे किया इन्होंने भाई, 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 मतलब 3 रोज हैं आपकी और 3 ही क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि हर एक एंट्री या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। इसका मतलब मैं एक ब्लैंक को दो तरीकों से भर सकती हूँ भाई, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। इसको भी मैं दो तरीकों से भर सकती हूँ, इसको भी मैं 2 वेज में भर सकती हूँ, इसको भी 2 वेज में भर सकती हूँ। तो बेसिकली सबको 2 वेज में भर सकती हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस में कितने बना सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू, ये 9 बार लिखूंगी तो 2 की पावर 9 क्या हो जाएगा आपका, 512, ठीक है। Yes, ma'am. मैम एक बार आप लास्ट वाले क्वेश्चन की स्लाइड दिखा दो, कोई रिजल्ट नोट करना था। हो गया मैम। एक और नोट करो, ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको निकालनी है मिनिमम नंबर ऑफ ये साइफर्स लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, इसको जीरोस ही बोलते हैं, ठीक है। जीरोस इन अ ऑफ ऑर्डर n। अब वही बात है, देखो डायग्रल में तो तुम्हें पता है, डायग्रल को छोड़ के तो सारे ही जीरो होते हैं, जो केस हम लेके चलते हैं मिनिमम के लिए, तो हमें यही करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं हम डायग्रल वालों को भी जीरो कर देंगे, ठीक है। तो डायग्रल वाले नॉन जीरो लेने पड़ेंगे, बाकी सब जीरो हो गया। तो एक बात बताओ, तुम बाकी सबको गिनने बैठोगे क्या, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी? उससे हाँ बेटर मैम। तरीका क्या है भाई, तुम क्या करो, टोटल एलिमेंट्स में से डायगोनल वाले माइनस कर दो, समझे, वो आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा। n स्क्वायर माइनस n। मतलब ये जो डायगोनल वाले हैं ना, ये बचेंगे आपकी n एलिमेंट्स, ठीक है, उसके अलावा सब जीरो हो जाएगा आपका जितने भी हैं, क्लियर है। तो टोटल एलिमेंट्स तुम्हें पता है क्या है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो n स्क्वायर हो गए एलिमेंट्स तो, और डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं n, तो n स्क्वायर माइनस n आपका क्या हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, क्लियर है, ये तो इजी था, क्लियर है ना। यस मैम। चलो, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा में क्या है, हम लोग मैट्रिसेस की एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो यही 3 टॉपिक्स आपके। पहला आपका क्या है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू मैट्रिसेस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो पहले आप चेक कर लो क्या उनका ऑर्डर सेम है, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको कर ही नहीं सकते हो ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑर्डर सेम मस्ट कंडीशन है, ठीक है, ये होना ही होना चाहिए, उसके बाद आप सोचना बैठना मतलब करने कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, क्लियर है। तो अब जैसे दो मैट्रिसेस दे रखे हैं आपको, इनका ऑर्डर सेम है क्या, ये 2x3 का है और ये भी क्या यस है, मैम 2x3 सेम है। का है। तो आप क्या कर सकते हो, इनको ऐड कर सकते हो। अब ऐड कैसे करना होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो भाई, यहाँ पर a11 आपका √3 है, इधर a112 है, तो इन दोनों को ऐड करके लिख दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, सेम इसको और इसको ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, और इसको और इसको ऐड करके लिख दो बस, √3 + 2, 1 + √5,
0 0 3 + 3 6 और 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा a + b। ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या एडिशन कॉम्यूटेटिव होगा? कॉम्यूटेटिव तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यस मैम होगा। ठीक है भाई, a + b करो या b + a करो, क्या फर्क पड़ता है, तुम तो एलिमेंट्स को ऐड ही कर रहे हो। अब तुम इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, अल्टीमेटली ऐड करके आए तो यहाँ 2 + √3 का, दूसरे वाले केस में तो वो भी तो 3 + √2 के √3 + 2 के बराबर होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है भाई, दो मैट्रिसेस को ऐड करो फिर उसको तीसरे में ऐड करो, या फिर पीछे वाले दो को पहले ऐड कर दो फिर उसमें ए ऐड करो, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, एसोसिएटिव भी होता है। तीसरा क्या है आपका, ट्रेस के ऊपर है। अब देखो, जब इन्होंने ट्रेस की बात की है ना, इन्होंने मेंशन कर दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब तुम समझ रहे हो इस बात को क्यों मेंशन किया इन्होंने? यस मैम, क्योंकि ट्रेस ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज है हाँ, या डायगोनल। ट्रेस आप कैसे निकाल रहे थे? डायगोनल एलिमेंट्स को यूज करके उनको ऐड करे थे भाई। डायगोनल एलिमेंट्स तब होंगे जब डायगोनल मैट्रिक्स होएगा। डायगोनल मैट्रिक्स किसका सब पार्ट था? स्क्वायर मैट्रिक्स का। यस और नो? ठीक है, यस तो मैम। इसलिए इन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, ट्रेस ऑफ a + b इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ये भी वैसे तुम खुद भी बना के देख सकते हो भाई, दो मैट्रिसेस ले लो आप। ठीक है, एक बार क्या करो, दोनों का अलग अलग ट्रेस निकाल के फिर ऐड करो, और एक बार ऐड करके फिर ट्रेस निकालो, सेम आएगा। यस मैम आ रहा है। सेम आ रहा है, ठीक है, सेम आएगा। और सेम क्या है आपकी, सब्ट्रैक्शन के साथ है। क्लियर है? तो देखो, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इनके लिए तुम खुद भी कोई भी मैट्रिक्स लेके, एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हो। मतलब ऐसे मत सोचा करो ये प्रॉपर्टी हो गई अब इसको क्या करें। सिंपल, जो सबसे छोटे से छोटे होते हैं ना, बेशक उनको, उनमें एलिमेंट्स को 0 ले लिया करो। पूरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, तुम मैट्रिसेस में एलिमेंट्स को 0 भी ले सकते हो। तो वो सबसे आसान पड़ता है क्वेश्चन सोल्व करने के। अभी मैं आगे कराऊं भी की तुम्हें, तो उसमें हम लोग सपोज करके चलेंगे एलिमेंट 0 के इक्वल है, तो उससे काम बहुत आसान हो जाता है। अब देखो, दूसरा क्या है आपका टॉपिक, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या है भाई? किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स तुम कैसे निकालते थे? उसमें क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, ऐसे ही निकालते थे यस मैम। भाई। 2 यस का मैम। एडिटिव इनवर्स मैं पूछती थी तो -2 आएगा। ठीक है, ये तो हम नॉर्मल उसमें करते थे, मैथमेटिक्स में। अब मैट्रिसेस में क्या आएगा भाई, ए में मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं कि मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, बस यहाँ पे बोलने का तरीका चेंज हो गया। ए में क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए, नल मैट्रिक्स मिल जाए। क्लियर है? तो नेगेटिव तुम, ऑफ ए। हाँ, तो तुम समझ पा रहे हो भाई, मैं इसके अंदर -a ऐड कर दूंगी तो मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? अच्छा, ये देखो, इन्होंने एक चीज भी यहाँ मेंशन कर रखी है, क्या कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए। क्या तुम इस चीज को अब समझ पा रहे हो? क्योंकि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी करते हो जब ऑर्डर क्या होता है आपका, सेम होता है। सेम। ठीक है, अच्छा, ये आप बताओ, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? हम ट्रू। देखो, हम नॉर्मल जब पढ़ते हैं तो हम लोग ना ऐसे काट देते हैं, काट देते हैं। यहाँ ना ऐसे कटते नहीं है ये चीजें, मतलब ये एक तरीका नहीं होता है सॉल्व करने का। हम करते क्या है, सारा का सारा, मतलब ये जो हमें मान लो इसको एलिमिनेट करना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में ले जाएंगे। ठीक है, बच गया सी। ठीक है, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब किसी मैट्रिक्स में से वही मैट्रिक्स माइनस करो तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब नल मैट्रिक्स में तुम कोई मैट्रिक्स जोड़ रहे हो तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरीका होता है सॉल्व करने का। आप ऐसे ए से ए काट नहीं सकते। ठीक है तो ट्रू ये बी इज इक्वल टू सी ही है, बट तरीका ये है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तुम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्केलर जो है सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, मान लो तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 इसके साथ भी जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सारे एलिमेंट्स के साथ आपका क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या है भाई, तुम दो मैट्रिसेस को ऐड करके एक स्केलर मल्टीप्लाई करो, या फिर दोनों मैट्रिक्स में इंडिविजुअली स्केलर मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, तो वो एक ही बात है। तुम खुद एग्जांपल लेके कर सकते हो उसको सॉल्व। भाई तुम ना नंबर्स लो ही मत, ABCD ले लो। पहले इसमें स्केलर मल्टीप्लाई करो,
फिर ऐड करो, और पहले इनको ऐड करके और फिर स्केलर मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर सेम आएगा। पहले ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस ई, c प्लस एफ, d प्लस जी और b प्लस h। ठीक है, अब इसमें स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही आएगा, यही आएगा ना। ठीक है, अब इंडिविजुअली इनको एक बार मल्टीप्लाई करना, पहले इसको k से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे आएगा, और इसको भी k से कर दो ऐसे आएगा। और जब मैं इनको प्लस करूंगी, एक बात बताओ, ये प्लस करूंगी तो के ए प्लस के ई आएगा, तो उसको मैं a प्लस ई इंटू के नहीं लिख सकती, यही आ जाएगा, सेम आ जाएगा ना। हाँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है बेटा मल्टीप्लीकेशन की। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के ट्रेस ऑफ ए होएगा। क्या कहना चाह रहा है भाई, पहले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका ट्रेस निकालो, या फिर पहले ट्रेस निकालो फिर कुछ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल है। ये भी आप कर सकते हो भाई, अगर एबीसीडी आपको दे रखा, आपने क्या किया, पहले के मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे हो जाएगा, इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, ए प्लस डी इंटू में के। ठीक है, या फिर आप क्या करो, पहले इसका ट्रेस निकालो, पहले ये ऐसे था ए बी सी डी, इसका ट्रेस निकालो, क्या हो जाएगा ए प्लस डी, और अब इसको के से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इन्होंने क्या लिखी हुई है, दूसरी प्रॉपर्टी में तो इन्होंने मजाक ही कर रखा है, देखना एक बार इन्होंने क्या लिखी हुई है, ए प्लस ए इज इक्वल टू 3 है, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ये तो आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझाऊं इसको। ठीक है, ये बस इन्होंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब यूज होता है ये बहुत क्वेश्चंस में। पहली बात तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कब करेगा, मान लो आप ए बी निकालना चाह रहे हो, तो ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के क्या हो, इक्वल हो। पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, मतलब मान लो इसका ऑर्डर आपका m क्रॉस n है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे, n है। इसका ऑर्डर n क्रॉस p ही लेना पड़ेगा मुझे, ये n ही रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स आपके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तभी आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। क्लियर है। और जो रिजल्ट आता है वो कैसे आता है, ये जो सेम पार्ट था इसको हटा दो, आपका जो मैट्रिक्स नया बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, m क्रॉस p, मतलब ये जो सेम पार्ट है उसको हटा दो, बच क्या गया m और p, उसका क्रॉस कर दो। ठीक है, ये आपका नए मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताती हूँ इसको मल्टीप्लाई करने का। सपोज आपको ना दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने हैं, कौन से 2 1 4 5 और 3 2 5 1। ठीक है, तुमने स्कूल में तो यही सीखा होगा। पहली बात तो ये रो बाय कॉलम वाले रूल से चलता है। ठीक है, रो बाय कॉलम का रूल मतलब अभी बताऊंगी। तुमने स्कूल में ऐसे सीखा होगा, यहाँ से रो उठाओ, यहाँ से कॉलम उठाओ, उसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, ऐसे ही सीखा ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका पहला एलिमेंट हो गया। ठीक है, तरीका यही है, बट इसको अगर टेबुलर फॉर्म में तुम लिख लोगे ना तो तुम्हारी गलती नहीं होगी। ये तो चलो 2 क्रॉस 2 के हैं तो यहाँ इजी है ये करना, कई बार बड़े मैट्रिसेस आ जाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, तो वहां पे वो वाला मेथड तुम यूज कर सकते हो। उठाना अभी भी आपको यही है, पहले वाले से रो उठाओ, दूसरे वाले से कॉलम उठाओ। पहले वाले से क्या उठाना है, रो उठानी है, तो उठा ली मैंने 2 4 और 1 5, यही दो रोज हैं। दूसरे वाले से क्या उठाना है, कॉलम उठाओ, उठा ली। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से, 4 को 2 से ऐड करके लिख दो, 6 + 8, यहाँ पे 2 को 5 से, 4 को 1 से, कितना हो गया 10 + 4। सेम 1 को 3 से, 5 को 2 से, 3 + 10, 1 को 5 से, 5 को 1 से 5, ये जो बन गया ना आपका, ये आपका आंसर है। देखो है वही चीज, लिखने का तरीका अलग है, बट यहाँ गलती नहीं होती है, देख पा रहे होगे तुम, अगर 3 क्रॉस 3 का करोगे तो बहुत आसान पड़ जाएगा इससे। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 14 14 13 और 10, ये आपका क्या हो गया, ये मान लो ए था, ये बी था, तो ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, इसका भी 2 क्रॉस 2 था, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल था, और आंसर में आपका क्या आना था ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 का ये। क्लियर है। मान लो आपको एक और चीज मल्टीप्लाई करनी हो, करके देखो तुम, इस मेथड से करके देखना, आसान पड़ेगा। 1 2 3 2 - 4 6
4 7 5 -8 और 6 और 2। यहां से तुम्हें क्या उठानी है, तो ये ए है, ये बी है, ए बी तुम्हें निकालना है। यहां से क्या उठाओगे, रो, यहां से क्या उठाओगे, कॉलम। बताना आंसर एक बार, सारे निकालना, क्योंकि मुझे इसका आंसर पता नहीं है, तुम्हारा ही मैच होएगा। टेबल वाले मेथड से करना। मैम आ गया। क्या, एक मिनट हट हम आ गया। क्या हुआ है बताना जरा, मैच करना सेम आना चाहिए तुमका। पहले हर्लिन आप बताओ पहले। मैम 18 -11 10 -20 42 4 54 -33 और 30। A12 में -11 की जगह 11 आ रहा है, बाकी सब सेम है। देख लो अब कहाँ गलती की है, सेम आना चाहिए था, गलत आ गया। अब मैं बताऊं क्या, कर लोगे क्या, चेक करो किसका गलत है। मैम ठीक है, -11 ही आएगा, सॉरी। ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना, मतलब ये इजी पड़ रहा है क्या तुम लोगों को, इजी पढ़ना चाहिए वैसे, तभी मतलब, देखो इजी भी नहीं पढ़ रहा ना तो यहाँ गलती होने के चार्जेस कम है। प्रणब ने यही गलती कर दी ना, वो सिंपल करता तो वो डेफिनेटली गलती करता ही करता उसमें। क्लियर है ना मेथड, चलो आगे कर लोगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो आपने एडिशन में पढ़ा था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है आपका कॉम्यूटेटिव, नहीं सॉरी, एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव है। क्लियर है, तो मल्टीप्लीकेशन के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ना कॉम्यूटेटिव नहीं है, जनरली नहीं है, बट कुछ केसेस हैं जब आपको मिल भी जाए, जैसे मान लो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो या आगे से कर दो पीछे से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, जनरली क्या होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है आप ए बी निकाल लो, ठीक है, मान लो आपने ए बी निकाल लिया, बी ए डिफाइंड ही नहीं होता उस केस में। भाई ए मान लो 3x2 आपने मान लिया, बी एक मैट्रिक्स मान लिया 2x5, यहाँ पर ए बी डिफाइंड है क्या, बोलो। ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x2, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x5, मैं पूछ रही हूँ ए बी डिफाइंड है। डिफाइंड कब होता है ए यस बी, मैम। मल्टीप्लीकेशन तुम कब कर पाते हो, जब पहली बात तो नंबर ऑफ रोज, ना सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं, तभी कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, 3x5 का एक मैट्रिक्स आएगा। क्या बी ए डिफाइंड है इधर, नो मैम। नहीं है ना। जब तुम बी ए लिखोगे ना तो 2x5 और 3x2, यहाँ पर तो कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रही है, तुम इसको मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हो। क्लियर है, तो कई केसेस में तो ये डिफाइंड ही नहीं होता है। क्लियर है, दूसरी चीज क्या कि अगर ए बी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है, ये ऐसा इंप्लाई नहीं करता है कि ए नल मैट्रिक्स हो या बी नल मैट्रिक्स हो। क्लियर है, दूसरी ये क्या बोल रहा है, अगर तुम्हें ये कंडीशन दे रखी हो ना कि ए नल मैट्रिक्स है और बी नल मैट्रिक्स है, ये पक्के से क्या इंप्लाई करेगा आपको कि आपका जो ए बी है वो नल मैट्रिक्स से इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो इसमें, इसमें ले ही रखा होगा आई थिंक, कोई नहीं, ये लो देखो, a इज इक्वल्स टू 0 0 -1 2 और b इज इक्वल्स टू 5 5 0 0। एक बार इसमें a भी निकालो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है मतलब, जीरो मैट्रिक्स। 0 आ रहा है। जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, राइट। तो एक चीज देखो, क्या a और b जीरो मैट्रिक्स थे, नहीं थे ना।
तो इसका मतलब कोई जीरो मैट्रिक्स तुम्हें मिल रहा हो तो तुम ये इंप्लाई नहीं कर सकते भाई या तो ए जीरो है या बी जीरो है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो पर आपका मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या हो रहा है, जीरो नल मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा पक्के से ठीक है कि अगर ए नल मैट्रिक्स है या बी नल मैट्रिक्स है तो ए भी तो पक्के से ही नल मैट्रिक्स आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ये छोटे छोटे मतलब जगह में यूज होती है, तो इनको ना अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलूं आगे। मैम हमें जैसे कोई एग्जांपल देना हो कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है जीरो आने चाहिए, तो मैम उसका कोई जनरल फॉर्मेट होता है? नहीं बेटा, ऐसा कोई जनरल फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है, मैंने तुम्हें एग्जांपल इसका दे दिया कि दोनों जीरो नहीं है पर जीरो, नहीं सॉरी, दोनों जीरो नहीं है पर तुमने मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया, इसका तो एग्जांपल हो गया। अब इसका क्या एग्जांपल दूं, आप कोई भी नल मैट्रिक्स लो उसको मल्टीप्लाई करो किसी भी मैट्रिक्स से, जीरो ही आएगा भाई। जीरो 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 को तुम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, करके देख लो, कोई भी ले लो, इसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न है ही नहीं, हर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है ये। नहीं समझे क्या? बोलो बेटा। बेटा अगर एक मैट्रिक्स आपका जीरो है, जीरो 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 जीरो, अब यहां तुम कोई भी ले लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो से ही मल्टीप्लाई होके ऐड होंगे, जीरो से मल्टीप्लाई होके हर चीज जीरो ही बन जाएगी, तो जीरो मैट्रिक्स ही क्रिएट होएगा ना। यस मैम। तो इसमें ऐसे एग्जांपल तो क्या ही दूंगा, कोई कितना ही एग्जांपल ले लो, ABCDEFGH कुछ लिख लो, 1 2 3 4 माइनस में पॉजिटिव में, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका क्या है, अगर AB इज इक्वल्स टू AC है, इट डजंट इंप्लाइज B इज इक्वल्स टू C, लेकिन अगर B इज इक्वल्स टू C है तो ये आपका क्या इंप्लाई कर देगा कि AB इज इक्वल्स टू AC। देखो जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखे होते हैं ना, पहली बात तो जब तुम अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो एक तो प्री मल्टीप्लाई करते हो, एक पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो। प्री मल्टीप्लाई का मतलब प्री मल्टीप्लाई मतलब आगे तुम कुछ मल्टीप्लाई करो, मान लो मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो देखो अगर तुम आगे मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें दोनों ही साइड आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम एक तरफ तो आगे मल्टीप्लाई कर दो और इसको लिख दो ऐसे, ये गलत है। ठीक है, तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम साइड पे करना पड़ेगा, अगर तुम यहाँ ए से कर रहे हो तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आगे पीछे मतलब सी के पीछे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब तुमने ऐसे कर दिया तो तुम्हें सी के साथ भी क्या करना पड़ेगा, आगे मतलब सी के आगे ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मत कर देना कि यहाँ तुम ए को बी के आगे लिख रहे हो और यहाँ पर ए को सी के पीछे लिख रहे हो, ये गलत है। क्लियर है? अब ये चीज देखो, इसको कैसे प्रूव कर सकते हो तुम, बताओ थोड़ा सा, तुम अगर दिमाग लगा पा रहे हो इसको कैसे प्रूव करूं। मैंने तुम्हें बोला था जब भी कभी दे रखा हो तो ऐसे काटना तो तुम्हें है ही नहीं, तुम क्या करो लेफ्ट में ले जाओ सारा, ये लिख सकती हूँ क्या मैं? अब अब मैंने तुम्हें अच्छा एक प्रॉपर्टी आगे आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये रही देखो, ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है भाई। ए इंटू बी प्लस सी, उसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस ए सी। तो अगर कुछ इस तरीके का दिया हो तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लूं ऐसे, ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? मैम अभी अभी तुमने क्या पढ़ा है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये भी या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो, ये पढ़ा है पिछली स्लाइड में। तो इट डजंट इम्प्लाई कि ए एक नल मैट्रिक्स है और बी माइनस सी इज नल मैट्रिक्स। तो अगर बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये ऐसा कुछ इंप्लाई नहीं कर रहा, तो क्या ये कंडीशन जरूरी है आनी हर बार? नहीं आएगी ना भाई। यहां मैंने लिख दिया ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तुमने अभी अभी पीछे पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है हमने ये चीज, ये रही। ठीक है, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर रखा है, नल मैट्रिक्स आ रहा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये यही इंप्लाई कर रहा हो या तो ए जीरो है या बी जीरो है, राइट, या मतलब बी नल मैट्रिक्स है। तो यहां पर भी मैंने यही बोल दिया भाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये भी नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स हो या ये नल मैट्रिक्स हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही नल मैट्रिक्स ना हो फिर भी आपका इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो यहाँ से मैंने एक कंडीशन डिराइव कर ली भाई, जरूरी नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी आ जाए यहाँ से, ऐसा भी हो सकता है कि बी नॉट इक्वल टू सी हो और ए नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई करो और तुम्हें एक नल मैट्रिक्स मिल जाए। क्लियर है? यस मैम। नोट कर लो तुम इन प्रॉपर्टीज को, सबको, एक भी मिस नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टीज तो स्पेशली। अब मान लो तुम्हें ए बी इज इक्वल टू बी ए दे रखा है,
तो तुम उसको क्या बोलते हो? अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए दे रखा है, इसका मतलब क्या है? ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्वेश्चन में ना तुम्हें ये दे देगा ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, तो तुम्हें उससे वहां से क्या जनरलाइजेशन निकालनी है कि ये क्या बोलना चाह रहा है? ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। वो सिर्फ इतना देगा, ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। तुम्हें क्या लिखना है? ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। फिर वो देगा ए एंड बी एंटी कम्यूट ईच अदर। तुम्हें क्या लिखना है? ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस इसलिए है कि वो तुम्हें ये लिखा हुआ देगा ही नहीं, तुम्हें खुद पहचानना है। वो कम्यूट लिख रहा है तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है, एंटी कम्यूट लिख रहा है इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए है। माइनस बी है। ठीक है, अच्छा आपका प्रीवियस वाला स्लाइड दिखा दो, नोट करना था। अच्छा एक और चीज, अभी देखो मैंने तुम्हें डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाया था, ठीक है? तो वैसे तो तुम्हें मल्टीप्लीकेशन आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी तुम कर सकते हो। लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स तुम्हें गिवन है और सिंपल मल्टीप्लाई करना है विद इन सेकेंड्स, तो उसकी एक ट्रिक भी है डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन की। ए बी इज इक्वल्स टू सी ए है, तो उस केस में हमारा बी इज इक्वल्स टू सी होगा। नहीं नहीं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाओगे ना आप। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, मैंने ये जो प्रॉपर्टी यूज की मैं किस लिए कर पाई हूँ? क्योंकि यहाँ पर ए सेम साइड पे था। ओके मैम, ठीक है, हो गया मैम। चलो देखो, मैं क्या बताती थी, अगर तुम्हें डायगोनल मैट्रिक्स लिखा मिल जाए ना, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने को बोल दे तो तुम कुछ मत करना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो एलिमेंट्स को। ठीक है, बाकी सब आपका क्या है? 0। तो यहां पर तुम इसको मल्टीप्लाई कर करके मत देखना, तुम्हारा यही आंसर आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका कॉम्यूटेटिव जनरली नहीं होता है, बट एक दो केस में हो जाता है, हमने देखा है, लेकिन एसोसिएटिव होता है। ठीक है, एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव में कोई दिक्कत नहीं है। इफ ए बी सी आर कंफर्टेबल कंफर्टेबल अच्छा, मतलब ए बी एंड बी सी डिफाइंड है, तो आप लिख सकते हो क्या कि ये एसोसिएटिविटी आपकी फॉलो करेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, देखो ये उन्होंने एग्जांपल दे रखा है, ये मैं तुम्हें वैसे बता चुकी हूँ कि भाई ए आई करो या आई ए करो, ए के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वो वाला केस है जहां पर ए आई इज इक्वल टू आई ए हो गया, मतलब यहाँ ये कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। समझ पा रहे हो भाई? अगर डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो वहां पर भी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो जाएगा। यहां से भी देख सकते हो तुम, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है तो ए सी बी डी सी ई आ गया। अगर मैं इसको आगे लिख देती और इसको पीछे लिख देती तो भी मेरा यही आता, ए सी बी डी सी ई। ठीक है, तो तुम एग्जांपल्स पूछ रहे थे, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल क्या क्या दे दिए? एक तो आइडेंटिटी वाला दे दिया, ए आई इज इक्वल्स टू आई ए होता है। एक ये दे दिया, अगर डायगोनल मैट्रिक्स तुम्हें दे रखे हो तो वो भी क्या होते हैं आपके? कम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने तुम्हें बता दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव में बस एक यही इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम इसको ओपन करो ना तो ए आगे लगा हुआ है तो दोनों में आगे ही लगाना। ठीक है, ऐसे मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। यहां पर अगर सी पीछे से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पीछे ही लगाना। ठीक है, तो ये ऑर्डर, इसका ध्यान रखना है, ऑर्डर के साथ तुम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बस आप मल्टीप्लाई कर दो पर ऑर्डर ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी। क्या बोल रहा है भाई? अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए इंटू ए। ए क्यूब का मतलब क्या है? ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, ये तुम्हें पता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर कर दो, आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की या यूनिट मैट्रिक्स की कोई भी पावर कर दो, आपको वही मिलेगा। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल वाले रूल्स भी यहाँ फॉलो होते हैं भाई। ए की पावर m है और ए की पावर n है, उनको क्या कर सकते हो आप? पावर्स को ऐड कर सकते हो, ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। ए की पावर m की पावर n है, तो जैसे तुम सिंपल करते हो मैथमेटिक्स में, वैसे ही mn हो जाएगा। अगर ए की पावर 0 है तो आपका क्या हो जाएगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। और ये किस ऑर्डर का मिलेगा? जिस ऑर्डर का आपका ए होगा। सपोज ए जो है आपका 3
क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो भी किस ऑर्डर का होएगा, 3 क्रॉस 3, मतलब 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ये मिलेगा। क्लियर है? अगर ए आपका 2 ऑर्डर का है, मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या मिलेगा, 1 1 0 0। ठीक है, क्लियर है? इसमें 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 एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये ए जो है आपका नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता अगर आप पावर 0 कर रहे हो, डिफाइंड ही नहीं है। अगर ए एक नल मैट्रिक्स है और तुम बोल रहे हो उसकी पावर 0 है, तो वो डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर है? हम मैट्रिक्स की कैसे पावर कर सकते हैं, कोई एग्जांपल देना। बेटा इसकी पावर 2 लिखी हुई है, इसका मतलब है ए सी बी डी इंटू में ए सी बी डी। क्या एग्जाम्पल दो प्रणव इसका? ओके मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, अब तुम कुछ क्वेश्चंस नोट कर लो। एक मिनट। तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज डेटर्मिनेंट्स का है ना? यस थोड़ा मैम। सा हमने वो लास्ट यस क्लास में मैम। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले भी किए थे, तो वहां तुम्हें हो गया होगा। देखो ये जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो एक बार। द ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये चलो ये रहने दो, तुम्हें पता ही है ट्रेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखाऊं, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख लो। इफ ए इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सच दैट trace of a cube is -18, then the value of determinant of a निकालना है आपको, then the value of करो ट्राई। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में अब तुम्हें दे नहीं रखा ना इसने ए क्या है, तो तुम अगर सपोज भी करो तो कुछ ऐसा सपोज करना जिसमें कुछ ए, मतलब कोई एक एलिमेंट तो एटलीस्ट 0 तुम करो ताकि तुम सॉल्व करो तो इजी रहे। अब इसने ये बोल दिया ट्रेस जो है 3 है, इसका मतलब इतना तो तुम्हें समझ आ गया कि डायगोनल एलिमेंट्स को तुम ऐड कर रहे हो तो 3 मिल रहा है। ठीक है, और 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तुम्हारा, तो मैं दोनों तो 0 ले ही नहीं सकती, तो तुम्हारा एडिशन ही 0 आ जाएगा। मैं क्या करती हूँ, एक को 0 ले लेती हूँ, एक को 3 ले लो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। ठीक है, कुछ भी ले लो, मतलब सॉल्व करो। चलो ए तुमने मान लो, ये मान लिया, तुम कुछ और भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ऐसे कैसे मान सकते हैं उसको, वो भी तो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ना कि ए क्यूब का ट्रेस -18 है। हाँ तो करेगा ना बेटा, अभी हम मैंने ए भी तभी तो माना है ना, एग्जैक्ट एक यूं बिल्कुल पर्टिकुलर नंबर ही थोड़ी रख दिया। अब मैं कुछ इस तरीके से अपनी एबी की कंडीशंस निकाल लूंगी कि मेरा -18 आएगा, इसलिए तो मैंने पूरा नहीं माना ये, बस एक ही एलिमेंट तो 0 मानना है ना मैंने। ओके मैम, ठीक है। अब तुम ए क्यूब करोगे, ठीक है, अब तुम्हें ए क्यूब करना पड़ेगा, करो ए क्यूब, फिर जो तुम्हारे अंदर एलिमेंट्स आएंगे उसका ट्रेस निकालो, उसको -18 के इक्वल रखो, तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेंगी ए बी की। अच्छा पहले एक बार डेटर्मिनेंट देख लो क्या है, तुम्हें डेटर्मिनेंट निकालना है का, बेसिकली तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, डेटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 × 3 तो 0 -a × b, तो मतलब तुम्हें ए बी की -ab चाहिए, राइट? तो घूम फिर के बाद क्या है, ए बी कैलकुलेट करना है। अगर तुम्हारा ए बी निकल गया तो तुम डेटर्मिनेंट निकाल सकते हो, ए बी की वैल्यू पुट कर देना। पहले तो ए स्क्वायर निकालो, क्या आएगा, 0ab3, 0ab3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम, बताओ क्या आ रहा है। ए बी सी बी 3a और ए बी +9 ए बी, यहाँ क्या आ रहा है, 3b आगे और मैम 3a 3a, आगे ए बी +9। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। अब ए क्यूब कैसे निकालोगे,
ए स्क्वायर इंटू ए होता है ए क्यूब, इसके साथ एक बार फिर से अब क्या कर दो 0b a3, बस अब इसको मल्टीप्लाई करो तुम्हारा ए क्यूब निकलेगा, निकालो फटाफट क्या आ रहा है। इसमें ऐसे कर सकते हैं कि हमें तो सिर्फ ट्रेस चाहिए ना, तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तुम कर पा रहे हो तो अच्छा है, ऐसे प्रोसेस नहीं कर पा रही मैं तो कि डायगोनल एलिमेंट सीधा निकाल दूं। देखना गलती मत कर देना, तुम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करे थे उसी में माइनस प्लस की गलती हो जाती है। कर तो सकते ही हो, देख पा रहे हो तो सीधा, पर मेरे को तो पूरा आंसर बता दो, मैं तो बच्चों को समझा रही हूँ, मेरे को निकालना पड़ेगा नहीं तो फिर। -5 किसकी वैल्यू आई है बेटा -5? ab is equals to -5। अच्छा ए बी की निकाली आपने। ठीक है, ए बी की वैल्यू -5 ही आएगी, तो डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा +5। समझ पा रहे हो +5 क्यों होगा, ए बी की वैल्यू -5, एक माइनस ऑलरेडी आपका इधर था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -5 ही नहीं होना चाहिए क्योंकि a इंटू बी तो -5 ही गिवन है। अच्छा मैम ठीक है +5 हो जाएगा, ठीक है। अरे तुम मेरे को मल्टीप्लाई करके बताने वाले थे, तुम तो आंसर ही बताने लगे। बेटा बताओ, अगर किसी ने मल्टीप्लाई करनी तो यहाँ बहुत कुछ कुछ हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं 3ab 0? नहीं, अच्छा यहाँ पर तो जरूरत नहीं है मेरे को, ये एलिमेंट और बता दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। 3ab plus 3ab plus 27। मतलब 6ab + 27 हो गया ना। ठीक है, अब आपको ट्रेस दे रखा है -18, मतलब 3ab + 6ab, 9ab + 27 की वैल्यू दे रखी है -18। ठीक है, यहां से आपका ए क्या आएगा, वही आ रहा है क्या जो तुमने निकाला था? ab is equals to हाँ 1 आ ठीक है, रहा है। ए बी इज, नहीं इधर से -5 आ रहा है ना, 1 कहाँ आ रहा है? यस मैम हाँ, सॉरी। प्रणब क्या खा गया है आज तुम? ए बी इज इक्वल्स टू -5, तो यहाँ पुट कर दो, तुम्हारा डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? मतलब मेन यही है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका मेंस में आया हुआ है। अच्छा अब देखो एक और क्वेश्चन है, नोट करो। वन जीरो वन वन 1021 1031 ये क्वेश्चन है, आपको एन निकालना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब आया है आपका? लेते हैं 2019। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना कुछ पैटर्न फॉलो होता है। अब तुम्हें डायरेक्ट नहीं चमक रहा होगा, तुम छोटे छोटे टुकड़ों में करो, एक बार तुम दो इनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। मैम 1 3 और 0 1। 101, और इसको 1 और 3 को मैं, मतलब 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? यस मैम। ठीक है, इसको एक बार इसके साथ और मल्टीप्लाई करके देखो, इसी से तुम्हें आइडिया हो जाएगा क्या चल क्या रहा है यहाँ। मतलब जो ये तुमने निकाला है ना, इसको इससे करना। मैम 1 6 और 0 1। मतलब इतना तो पता चल गया, 101 तो है ही है, हर मल्टीप्लीकेशन में ये आएगा। और इधर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यस मैम। ठीक है, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देख रहे हो क्या हो क्या रहा है? नीचे वाली तो तीनों ऐसे एज इट इज है, ये क्या हो रही है तुम्हारी, ऐड हो रही है। तो जो तुम सारा कुछ मल्टीप्लाई करके लिख लोगे तो क्या तुम्हें चमक गया है, ऐसा कुछ आएगा।
n-1 नेचुरल नंबर्स का सम आएगा। ये आपका किसके इक्वल है? 1 0 7 8 1। अब ये देखो इक्वल मैट्रिक्स है, मैं तुम्हें बताना भूल गई, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है? कोरस्पॉन्ड, एक तो ऑर्डर सेम होता है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ये इसके इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब तभी ये इक्वल होंगे। तो अब तो निकाल लो, एन की वैल्यू बता दो। n इंटू एन माइनस 1/2 78 के इक्वल हो जाएगा, वहां से n की वैल्यू निकालनी है। कहाँ फंस रहे तुम? फैक्टर्स में तोड़ लो ना उसको, ब्रेक कर लो 78 को। -78 को क्या लिख सकते हो? 39 इंटू में -12 और 13 आ रही है। -12, 39 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 इंटू में 13, 2 टू द 4, 3 द 12, 12 इंटू में 13, तो n 13 हुआ और n माइनस 1 12 हुआ, तो n 13 आ गया ना। 13 12 दोनों बोले थे मैंने, -12। -12 क्यों बोल रहे हो? बोलो, तुमसे पूछ रही हूँ प्रणव। नहीं मैम, नहीं आएगा -12, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बता दिए थे। अच्छा चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन और नोट कर लो, वो तुम घर से करके आना, ठीक है? ठीक है, मैं सारे मेंस की है, मतलब ये जो क्वेश्चन लिख रही हूँ ना, एक ये वाला 2021 का है। a इज इक्वल्स टू ए बी सी डी आपको दे रखा है, नहीं ए सी बी डी है, यहाँ सी है, ऊपर बी है और नीचे डी है, और बी आपको दे रखा है क्या? अल्फा बीटा, ठीक है, जहां पर इसने बोला हुआ है कि ये नल मैट्रिक्स नहीं है। सच दैट कंडीशन आपको क्या दे रखी है? ए बी क्या है? बी के इक्वल ही है, एंड ए प्लस डी आपका किसके इक्वल है? 2021 के इक्वल है। आपको एडी माइनस बीसी की वैल्यू निकालनी है। अब वही बात है, देखो यहां भी सपोज कर रहे ना, तुम्हें ए प्लस डी 2021 चाहिए, तो तुम ए को 0 ले लो या डी को 0 ले लो, उससे तुम्हारा कैलकुलेटिव पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। तुम्हें अल्टीमेटली ए प्लस डी 2021 चाहिए, उसने ये तो नहीं बोला ना ए ये लो डी ये लो, सम 2021 चाहिए। ए को 0 ले लो या डी को 0 ले लो, एक को 2021 ले लेना, ठीक है, क्लियर है? समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? ए को 0 ले लो या डी को 0 ले लो, और एक को 2021 ले लो, क्योंकि उसने सम 2021 बोला है। तो ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स लो और सॉल्व करना, ठीक है? सेकंड आपका क्वेश्चन है, देखो ये 2021 वाला है और ये 2019 का है। जीरो वन माइनस वन जीरो, ठीक है, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है, एक मिनट, ए की निकालनी है, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ ए इज, अब देखो जिन क्वेश्चन में से पावर करके लिखा हो ना, ए की पावर 32 इज इक्वल टू दिस, तो एक बात तो कंफर्म है, तुम ए की पावर 32 करने तो नहीं बैठोगे, नहीं बैठोगे ना। तो जब तुम ए स्क्वायर निकालोगे ना और ए क्यूब निकालोगे, तो वहीं से तुम्हें पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा, ए स्क्वायर में क्या हो रहा है और ए क्यूब में क्या हो रहा है, उससे तुम्हें एक पैटर्न ऑब्जर्व होएगा, ठीक है? तो डायरेक्टली उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके तुम A32 की वैल्यू लिख सकते हो, क्लियर है? मैम ठीक है, ये आपका 2019 का है। मम्मी यहाँ पे स्मॉल है कहाँ पर है? मॉले नहीं है क्या?
ए नहीं है बेटा, ये अल्फा है, सॉरी मेरे को वो उन्होंने अल्फा ए की तरह लिखा होगा ना, मुझे लगा अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। ये जो अल्फा है ना, कर लोगे। हिंट थोड़ी सी मैंने दे दी है कि तुम ए क्यूब तक निकालना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। A30 वैसे भी जितने भी क्वेश्चन ऐसे आए ना जिनमें इतनी बड़ी बड़ी पावर्स दे रखी होती है, पहली बात तो इतनी बड़ी बड़ी पावर्स कोई भी मल्टीप्लाई करके नहीं देखता, उसमें एक जनरल ऑब्जर्वेशन ही होती है आपकी, अच्छा अच्छा ए स्क्वायर कर रहा हूँ तो यार ए क्यूब कर रहा हूँ तो यार है। जैसे अब तुमने पिछला एक पैटर्न देखा था, पिछला जो क्वेश्चन किया था, दो मल्टीप्लाई करके हमें पता चल गया ना कि क्या सीन है वहां पे, तो हमने डायरेक्ट सारा मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, सेम यहीं पे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करके आना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हमें एक क्वेश्चन में डाउट है, मैट्रिसेस सही है, हाँ बोलो बेटा। थोड़ा बड़ा है। उस पे ग्रुप पे सेंड करना, ग्रुप बोल रही हूँ, उस पे क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना प्रणव।